हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो लास्ट लेक्चर में हमने बोरोन के कंपाउंड्स के 3 कंपाउंड्स के बारे में पढ़ लिए थे। अभी हमारा बचा है डाइबोरेन। तो अब हम पढ़ते हैं डाइबोरेन के बारे में। डाइबोरेन B2H6, ठीक है, B2H6। इसकी बॉन्डिंग के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है। इसकी बॉन्डिंग आपकी कुछ इस तरीके से होती है कि इसमें बनाना बॉन्डिंग बनता है, वो सब मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो अब हम देखते हैं सबसे पहले प्रिपरेशन मेथड, ठीक है। प्रिपरेशन मेथड ऑफ डाइबोरेन। हम किस तरीके से डाइबोरेन को बच्चों प्रिपेयर करेंगे उसको हम समझते हैं एक एक करके। सबसे पहला प्रिपरेशन मेथड है, अगर मैंने NaBH4 को सुना ध्यान से, अगर मैंने NaBH4 को I2 के साथ रिएक्ट करवा दिया, ठीक है, I2 के साथ जब मैंने NaBH4 को रिएक्ट करवाया तो आपका क्या बनेगा बच्चों, यहां पर B2H6, ठीक है, B2H6 बन जाएगा। और साथ में आपका क्या बन जाएगा बच्चों, Al यहां पर बन जाएगा NaI और HI, ठीक है। इस तरीके से आपका कंपाउंड फॉर्म होगा बच्चों यहां पर, जो कि काफी सिंपल है। HI नहीं, H2, कल मैंने H2 लिखवाया था, ठीक है, H2, ठीक है। सेकंड प्रिपरेशन मेथड क्या है बच्चों, यहां पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के रिएक्शन अगर मैंने BCl3 के साथ कराया, किसके साथ, BCl3 के साथ, तो आपका क्या बनेगा बच्चों, यहां पर B2H6 बन जाएगा और साथ में LiCl AlCl3 आपका फॉर्म होगा, ठीक है। इस तरीके से आपका रिएक्शन को बैलेंस करना आपकी जिम्मेदारी है बच्चों। रिएक्शन को आप लोग खुद बैलेंस करिए। थर्ड रिएक्शन मैंने आपको क्या लिखाया था, NaH की रिएक्शन अगर आपका BF3 के प्रेजेंस में हो, BF3 के साथ हो, तो आपको क्या बनेगा बच्चों, यहां पर B2H6 बन जाएगा और NF बाहर निकल जाएगा, NaF, ठीक है। फोर्थ रिएक्शन, जो नई रिएक्शन है उसको समझना है। फोर्थ रिएक्शन में आपका क्या है बच्चों, यहां पर BCl3 की रिएक्शन, वैसे ये रिएक्शन नहीं होती, अगर कराना चाहे तो साइलेंट इलेक्ट्रिक आर्क में, ठीक है, साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज में अगर मैं इस रिएक्शन को कराना चाहूं तो यहां पर क्या बन जाएगा, B2H6 और साथ में यहां पर आपका क्या बन जाएगा, HCl। तो इस तरीके से हमारा यहां पर डाइबोरेन का रिएक्शन है बच्चों। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइबोरेन। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइबोरेन की केमिकल प्रॉपर्टीज को अब हम समझ लेते हैं बच्चों। सबसे पहला B2H6 जब आपका O2 के साथ रिएक्शन करेगा तो आपका क्या बनाएगा बच्चों, यहां पर एनहाइड्राइड B2O3 बना लेगा और साथ में आपका कौन सा गैस निकाल देगा, H2O गैस, ठीक है। आई होप सो कि आपको यह समझ में आया होगा। अगर B2H6 की रिएक्शन, सुनो ध्यान से, B2H6 की रिएक्शन अगर मैंने H2O के साथ करा दिया तो यहां पर क्या बनाएगा, H3BO3 बना लेगा और साथ में आपका क्या निकालेगा बच्चों, यहां पर H3BO3 बनाएगा और साथ में यहां पर हाइड्रोजन गैस का एवोल्यूशन होगा। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखो। केमिकल प्रॉपर्टी में O2 के साथ मतलब एयर के साथ जब रिएक्शन करेगा तो इस तरीके से होगा। और हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, इसका अगर हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, क्या कराएंगे बच्चों, हाइड्रोलाइसिस। इसका अगर मैंने हाइड्रोलाइसिस करवाया तो आपका बोरिक एसिड बनेगा। क्या बनेगा बच्चों आप लोगों का, बोरिक एसिड, ठीक है। अगर मैंने B2H6 की रिएक्शन, किसकी, B2H6 की रिएक्शन मैंने अगर NaOH के साथ करा दिया तो सिमिलरली हाइड्रोलाइसिस वाला फिनोमिना यहां पर प्रोसीड होगा। यहां पर हाइड्रोलाइसिस वाला ही फिनोमिना प्रोसीड होगा, बस यहां पर Na की जगह Na3 आ जाएगा बस, और कुछ नहीं, Na3BO3 और यहां पर H2 गैस का एवोल्यूशन हो जाएगा। सिंपल। इस तरीके से हम यहां पर देख सकते हैं कि इसकी रिएक्शन को हम किस तरीके से डील कर रहे हैं बच्चों। काफी इजी है रिएक्शन काफी इजी है, काफी सिंपल है, आप लोग समझ सकते हो यहां पर बड़ी इजीली, ठीक है। अगला फोर्थ जो आपकी इंपॉर्टेंट है, ये जो रिएक्शन बता रहा हूं बच्चों वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये आपका B2H6 और NH3, ठीक है, समझना बेटा, B2H6 और NH3। अगर मैंने NH3 को 1:2 पार्ट में लिया तो आपका क्या बनाएगा, यहां पर B2H6 और 2NH3। ये एक्चुअली में किस तरीके से प्रेजेंट होता है बच्चों, BH2NH3 ट्वाइस और यहां पर क्या आ जाता है बच्चों, यहां पर BH4।
अब BH4 पे कौन सा साइन बच्चों यहाँ पर, अब साइन कन्वर्जन देख लेना बच्चों ध्यान से, साइन कन्वर्जन जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से देख लेना। इसके ऊपर आपका माइनस साइन तो इसके ऊपर आपका प्लस साइन आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से ध्यान रखना, ठीक है। अब इसके बारे में मैं और भी बताऊंगा। फर्दर इसको अगर मैंने हीट किया, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, इनऑर्गेनिक बेंजीन। इनऑर्गेनिक बेंजीन, और इनऑर्गेनिक बेंजीन का फॉर्मूला आप लोग जानते हो बच्चों, इनऑर्गेनिक बेंजीन का फॉर्मूला आप लोग बहुत ही अच्छे से जानते हो। क्या होता है बच्चों आप लोगों के इनऑर्गेनिक बेंजीन का फॉर्मूला, B3N3H6। क्या होता है बच्चों, B3N3H6, ये होता है इनऑर्गेनिक बेंजीन का फॉर्मूला, जो कि आपके बेंजीन की तरह ही सिमिलर स्ट्रक्चर शो करेगा, जो कि आपके किसकी तरह सिमिलर स्ट्रक्चर शो करेगा बच्चों, बेंजीन की तरह। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर इनऑर्गेनिक बेंजीन का प्रिपरेशन कराते हैं हम। लेकिन कभी कभी NH3 के साथ जब मैं 1:2 में नहीं लूंगा तो आपका इनऑर्गेनिक बेंजीन का प्रिपरेशन नहीं होता बच्चों, इनऑर्गेनिक बेंजीन का प्रिपरेशन नहीं होता है। तो कैसे करेंगे बच्चों, समझते हैं यहाँ पर। तो हमारा यहाँ पर इनऑर्गेनिक बेंजीन का प्रिपरेशन नहीं होता है, तो हम कैसे करेंगे समझते हैं एक एक करके। तो यहाँ पर देखिए B2H6NH3 की रिएक्शन अगर मैंने इसके साथ करा दिया तो यहाँ पर क्या होगा, इनऑर्गेनिक बेंजीन का प्रिपरेशन नहीं होगा, सीधा आपका क्या बन जाएगा, BN। BN क्या होता है बच्चों, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। और फर्दर अगर मैंने इसको हाइड्रोलाइसिस कराया तो आपका क्या बनेगा बच्चों, फर्दर अगर मैंने इसको हाइड्रोलाइसिस कराया तो आपको यहाँ पर कौन सी गैस निकल जाएगी, अमोनिया गैस। जैसा कि आप लोग जानते हो नाइट्राइट को जब भी हाइड्रोलाइसिस कराते, बोरोन नाइट्राइट को जब भी हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो आपको अमोनिया गैस का इवोल्यूशन पक्का होगा, बस इस चीज को समझ लेना, ठीक है। रिएक्शन विद लुईस बेस, अब देखो ये रिएक्शन, ये जो रिएक्शन है अभी इसी का एक्सप्लेनेटरी पार्ट में बता रहा हूं, जो आपके एडवांस के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेनेशन रिएक्शन विद लुईस बेस, रिएक्शन विद लुईस बेस, लुईस बेस के साथ किस तरीके से रिएक्शन करेगा बच्चों, ये आपका सबसे सिंपल है, BHH, ठीक है। यहां पर H, ये इस तरीके से डाइबोरेन आपका प्रेजेंट होगा बच्चों, ठीक है। आप लोग स्ट्रक्चर जानते हो डाइबोरेन का। यहां पर क्या होता है बच्चों, बनाना बॉन्ड होता है। क्या होता है बनाना बॉन्ड, क्या होता है बच्चों, यहां पर 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, बनाना बॉन्ड। क्या बोलते हैं, बनाना बॉन्ड। इसके बारे में मैंने आपको पहले काफी बताया। तो यहां पर आपका बनाना बॉन्ड बनेगा, ठीक है। अब देखो एक्चुअली यहां पर जो 3 सेंटर के बीच यही बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, और किसी भी बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन नहीं घूम रहा है। इन तीनों सेंटर के बीच आपका ये वाले बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन आपका मूवमेंट कर रहा है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे बच्चों, बनाना बॉन्ड। अब देखो यहां पर 2 टाइप के क्लीवेज होते हैं, यहां पर 2 टाइप के क्लीवेज होते हैं। यहां पर जो बॉन्ड का जो क्लीवेज होता है बच्चों वो आपका 2 टाइप का होता है लुईस बेस के प्रेजेंस में। मैं आपको बताता हूं, एक होता है अनसिमेट्रिकल क्लीवेज, एक होता है सिमेट्रिकल क्लीवेज, ठीक है। अनसिमेट्रिकल क्या होता है और सिमेट्रिकल क्या होता है मैं आपको बताता हूं। देखो अगर यहां पर मैं इसको ऐसे बना रहा हूं बच्चों, यहां पर डैश 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 बॉन्ड कर लेना किसी भी एक को, मैं कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। ये वाला जो अगर बॉन्ड टूटेगा दैट इज कॉल्ड व्हाट, अनसिमेट्रिकल क्लीवेज, अनसिमेट्रिकल क्लीवेज। इसको हम क्या बोलेंगे, अनसिमेट्रिकल क्लीवेज बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, यहां पर अनसिमेट्रिकल क्लीवेज बोलेंगे। अगर ये वाला बॉन्ड अगर आपका टूटेगा, ये वाला बॉन्ड अगर आपका टूटेगा तो इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, ये वाला बॉन्ड अगर हमारा टूटेगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिकल क्लीवेज। क्या बोलेंगे, सिमेट्रिकल क्लीवेज, ठीक है। इसको हम सिमेट्रिकल क्लीवेज बोलेंगे, इसको और इसको हम क्या बोलेंगे, अनसिमेट्रिकल क्लीवेज। अब आप बातों को ध्यान से समझो, अब इस बातों को आप लोग अच्छे से ध्यान से समझो कि अनसिमेट्रिकल क्लीवेज का मतलब, अनसिमेट्रिकल क्लीवेज आपका किसके साथ दिखाएगा बच्चों, हाँ, अनसिमेट्रिकल क्लीवेज आपका किसके साथ दिखाएगा, 3 डिग्री अमाइन के साथ, 3 डिग्री अमाइन के साथ आपका सिमेट्रिकल क्लीवेज दिखाएगा। और अमोनिया हो गया, चाहे 1 डिग्री अमाइन हो गया, चाहे 2 डिग्री अमाइन हो गया, तो कौन सा क्लीवेज दिखाएगा बच्चों,
यहाँ पर अगर 3 डिग्री अमाइन है तो सिमेट्रिकल क्लीवेज, अगर यहाँ पर 1 डिग्री 2 डिग्री अमाइन और अमोनिया हुआ तो देखो किस तरीके से एक तरफ BH2 आ रहा है, उसके साथ NH3 जुड़ रहा है, एक तरफ BH4 सीधा बाहर निकल रहा है। तो आप इस चीज को अच्छे से समझ सकते हो, कि इसमें कौन सा क्लीवेज आएगा। ठीक है, जो कि आप लोगों के लिए काफी इजी पड़ेगा बच्चों। थोड़ा सा समझने की इस चीजों को कोशिश करो बच्चों। ठीक है, काफी इजी कंसेप्ट है, अगर एक दो बार अगर आप करोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट अब हम देखते हैं बच्चों, यहाँ पर मैंने आपको डाइबोरेन के बारे में बता दिया। अब देखो, अब इसमें इंपॉर्टेंट बात यहाँ तक हमारा खत्म होता है। कंपाउंड्स मैंने सारे डिस्कस कर लिए। आप लोगों को इस कंपाउंड के रिएक्शन को आप लोगों को मगअप करना पड़ेगा। ठीक है, नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों कार्बन फैमिली। कौन सी फैमिली? कार्बन फैमिली। देखो, बोरोन से रिलेटेड क्वेश्चन का एग्जाम में आना काफी कम है। सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंटली पूछा जाने वाला एक ही फैमिली है, नाइट्रोजन फैमिली। सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंटली पूछा जाने वाला एक ही फैमिली है, नाइट्रोजन फैमिली और एस ब्लॉक। तो एस ब्लॉक और नाइट्रोजन फैमिली को जितना स्ट्रॉन्ग कर सकते हो उसको कर लो। ठीक है, उसको ही उस पर ज्यादा फोकस करो, बाकी इन सब पर उतना फोकस करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, 13 फैमिली पे उतना ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है, इस पर ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूं, यहां पर स्टार्ट करते हैं हम लोग कार्बन फैमिली। अब कार्बन फैमिली होता क्या है आप लोग जानते हो। कार्बन फैमिली मतलब कहे शिवजी सुने पार्वती, या फिर केमिस्ट्री सर गिव मी सन की प्रॉब्लम, इस तरीके से हम इसको याद रखते हैं। देखो, यहां पर ये दोनों आपके क्या होते हैं बच्चों? नॉन मेटल। यहां पर ये दोनों आपके क्या होते हैं? नॉन मेटल। ये दोनों आपके क्या होते हैं बच्चों? आपके ये अकेला जर्मेनियम आपका क्या होता है बच्चों? सेमी मेटल या फिर मेटलॉइड। क्या बोल सकते हैं? मेटलॉइड या फिर मेटलॉइड बोल सकते हैं, या फिर हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं इसको? सेमी मेटल। यहाँ पर हम इसको क्या बोल सकते हैं? सेमी मेटल। इन दोनों को हम क्या बोलेंगे बच्चों? मेटल। ये दोनों आपके क्या होते हैं बच्चों? मेटल होते हैं। ठीक है, तो जनरली हम अभी इसका अकरेंस को समझ लेते हैं। किसको समझ लेते हैं? अकरेंस को। अब यहां पर अकरेंस क्या होगा? सबसे बड़ा अकरेंस आपका कार्बन का होता है। कार्बन आपको हर जगह मिलता है। कार्बन इन द एग्जिस्ट, अब बोलोगे यहां पर कार्बन एग्जिस्ट इन द अर्थ क्रस्ट इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट द डायमंड। ये कार्बन अपने अर्थ क्रस्ट में कौन से फॉर्म में मिलेगा? ग्रेफाइट और डायमंड के फॉर्म में आप लोगों को अर्थ क्रस्ट में कार्बन आपको मिल जाएगा, या फिर आपके कोल के फॉर्म में। कोल भी बोल सकते हैं ना, कोयला, इसके फॉर्म में मिल सकता है। नेक्स्ट, आपका कार्बन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? कार्बन एग्जिस्ट, हाँ वो बोल सकते हैं कार्बन एग्जिस्ट इन द एटमोस्फियर in the form of CO2 and CO के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो अगर मैं थर्ड वन बोलना चाहूं तो थर्ड वन आपका क्या होगा बच्चों? यहां पर कार्बन एग्जिस्ट एज अ मेटल कार्बोनेट एंड कार्बन एग्जिस्ट इन द मेटल कार्बोनेट। और ठीक है, कार्बन आपका किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा? कार्बन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मेटल कार्बोनेट, मतलब मेटल कार्बोनेट के फॉर्म में कार्बन आपका एग्जिस्ट करेगा। इस चीजों को भी थोड़ा सा ध्यान रखो बच्चों, काफी इजी कंसेप्ट है। ठीक है, आप लोग पढ़े हुए हो। ठीक है, सबसे बड़ा जो अकरेंस होता है कार्बन एग्जिस्ट इन एनिमल बॉडीज एज कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स, ठीक है, प्रोटीन्स या फिर डीएनए आरएनए में मिल जाता है, डीएनए एंड आरएनए। इस तरीके से आपको कार्बन आपके एनिमल बॉडी में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और डीएनए आरएनए के फॉर्म में मिलेगा। तो हम बोल सकते हैं कि कार्बन का इतना ज्यादा, कार्बन हर जगह एग्जिस्ट करता है, इसलिए हम कार्बन को क्या बोल सकते हैं? कार्बन का वर्सेटाइल नेचर होता है। क्या होता है? वर्सेटाइल नेचर होता है। ठीक है, कार्बन का क्या होता है? वर्सेटाइल नेचर होता है। ठीक है,
मतलब जो हर जगह मिल जाएगा, जो हर जगह एडजस्ट कर सकता है अपने आप को, दैट इज कॉल्ड व्हाट, वर्सेटाइल बिहेवियर। और कार्बन आपको हर जगह मिलता है, चाहे और के फॉर्म में बोलो, चाहे ब्लड में भी आपका, हीमोग्लोबिन में भी आपका कहीं ना कहीं कार्बन होता ही है, क्योंकि हीमोग्लोबिन आपका प्रोटीन से होता है बच्चों। ठीक है, अब यहां पर अगला सिलिकॉन। सिलिकॉन क्या होता है बच्चों? सिलिकॉन सेकंड मोस्ट अबंडेंट in earth crust in the form of silica and silicate. Silicon second most abundant element in earth crust in the form of silica and in the form of silica एंड सिलिकेट्स। मतलब सिलिका और सिलिकेट्स के फॉर्म में सबसे ज्यादा मिलने वाला कंपाउंड आपका कौन है बच्चों? सिलिकॉन है। ठीक है, जर्मेनियम एग्जिस्ट इन वेरी लो अमाउंट इन नेचर। जर्मेनियम आपका कौन से, यहां पर लिख देता हूं, जर्मेनियम एग्जिस्ट इन वेरी लो अमाउंट इन नेचर, वेरी लो अमाउंट इन नेचर, अपने नेचर में सबसे कम अमाउंट में जर्मेनियम मिलता है बच्चों। ठीक है, एसएन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ एसएन, देखो एसएन आपका यहां लिख देता हूं, एसएन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ SnS2 एंड पीवी एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ गेलेना, और गेलेना का नाम क्या होगा बच्चों? PbS। ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखो, गेलेना को बोलते हैं हम PbS। अब क्या होता है कि जर्मेनियम का जो वेरी प्योर, मतलब जर्मेनियम का जो आपका सुपर, मतलब अल्ट्रा प्योर फॉर्म जर्मेनियम का क्या होगा? यहां पर मैं आपको बताता हूं, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम का अल्ट्रा प्योर फॉर्म किस काम में आता है बच्चों? किस काम में आता है? आप लोग जानते हो कि ये आपका सेमीकंडक्टर के फॉर्म में काम आएगा। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम अल्ट्रा फॉर्म यूज एज सेमीकंडक्टर। आप लोग जानते हो आप लोग कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में आप लोग जो यहाँ पर चिपसेट बनाते हो, चिपसेट आपका कौन से फॉर्म क्या होता है? सेमीकंडक्टर के फॉर्म में सिलिकॉन और जो जर्मेनियम का बनेगा, तो अल्ट्रा प्योर फॉर्म उसका सेमीकंडक्टर के फॉर्म में आपका यूज होता है। ठीक है बच्चों, अब हम एक एक करके सबकी सारी प्रॉपर्टीज को देखते हैं। सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे बच्चों, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू ही हम सारे एटॉमिक प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस कर लेंगे, ताकि आपको काफी इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, काफी इजीली आप लोगों को समझ में आ जाए कि किस तरीके से हम यहाँ पर एटॉमिक प्रॉपर्टी को देख रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो एटॉमिक प्रॉपर्टी को देखने के लिए क्या करेंगे बच्चों? सबसे पहले समझते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं। यहां पर एटॉमिक प्रॉपर्टी को देखने के लिए हम क्या कर रहे हैं, देख लेते हैं। हम यहां पर अच्छे से देख लेते हैं। देखो यहां पर समझते हैं कि अगर मैंने बात किया यहां पर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अब देखो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझते बच्चों। कहे शिवजी सुने पार्वती, मतलब कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लीड। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या आ जाएगा? हीलियम, हीना, नीना और करीना, जेरोक्स करते रहना। ठीक है, अब इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है आउटर मोस्ट शेल का, वो क्या होता है बच्चों? मैंने यही सब एक ही पैटर्न से मैंने लिखा है पूरे पी ब्लॉक में, तो आपको एक ही पैटर्न से याद रखना। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका कितना होगा? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका कितना होगा बच्चों? यहाँ पर NS2 NP2। ठीक है, तो ये आपका कौन से पीरियड का बच्चों? ये आपका सेकेंड, ये आपका थर्ड पीरियड, ये आपका फोर्थ पीरियड, ये आपका फिफ्थ पीरियड, ये आपका सिक्स पीरियड का। ठीक है, तो अब लिखते हैं बच्चों, यहाँ पर क्या आएगा? 2s2 2p2, 3s2 3p2, 4d10
4d10 रुको 2 मिनट, 3s2 3p2 2 मिनट 4d10 ना 4p2 नहीं यहाँ पर आ जाएगा 3d10, सॉरी यहाँ पर क्या आ जाएगा 3d10 4s2 4p2, यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों 4d10 4s2 4p2 5s2 5p2, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा 4f14 5d10 6s2 6p2। दीज आर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन फैमिली। ये सारे के सारे कार्बन फैमिली के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब हम एटॉमिक प्रॉपर्टी को एक एक करके डिस्कस करते हैं बच्चों। सबसे पहला जो है हमारा एटॉमिक साइज। अब एटॉमिक साइज के बारे में मैं आप लोगों को वेरिएशन, अब आप लोग जानते हो कि एज जनरल जैसे ही मैं डाउन टू द ग्रुप मूव करूंगा, टॉप टू बॉटम में मूव करूंगा, तो आपका क्या होगा, एटॉमिक रेडियाई आपका इंक्रीज कर जाएगा। एटॉमिक रेडियाई आपका इंक्रीज करेगा। क्यों इंक्रीज करेगा बच्चों? क्योंकि एक्स्ट्रा शेल एडिशन होगा। एक्स्ट्रा शेल एडिशन होने की वजह से यह है जहां पर आपका एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज कर जाएगा, एनहांस कर जाएगा। एटॉमिक रेडियाई आपका बढ़ जाएगा, एटॉमिक साइज भी आपका यहां पर बढ़ जाएगा, ठीक है। अब यहां पर मैं अगर बोलना चाहूं तो, अगर मैं बोलना चाहूं, देखो कार्बन का सबसे छोटा, उसके बाद सिलिकॉन के बाद जर्मेनियम के बाद आपका क्या होगा Sn, और Sn के बाद आपका Pb। अब देखो यहां से यहां तक का जो एटॉमिक रेडियाई का वेरिएशन होगा, मतलब वेरिएशन बिटवीन एटॉमिक रेडियाई, वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियाई देखो यहां से यहां तक, मतलब सिलिकॉन टू जर्मेनियम की बात कर रहा हूं, सिलिकॉन टू जर्मेनियम। अगर मैं सिलिकॉन टू जर्मेनियम में एटॉमिक रेडियाई का वेरिएशन देखूंगा तो यहां पर आपका कोई भी ऑर्बिटल नहीं है, यहां पर 3d है। 3d का पुअर शील्डिंग होने की वजह से इन दोनों का एटॉमिक रेडियाई काफी स्लाइटली वेरिएशन, डिफरेंस काफी कम होता है। तो डिफरेंस बिटवीन रेडियाई ऑफ सिलिकॉन एंड जर्मेनियम is too less due to the poor shielding of 3d ऑर्बिटल, ठीक है। 3d ऑर्बिटल मतलब 3d ऑर्बिटल का पोअर शील्डिंग कहाँ होगा बच्चों? आपके जर्मेनियम में। कहाँ होगा? जर्मेनियम में। इस चीज को समझो। अब इन दोनों में भी आपका जो एटॉमिक रेडियाई का जो वेरिएशन होगा, डिफरेंस इन एटॉमिक रेडियाई, ठीक है। Sn एंड Pb में डिफरेंस इन एटॉमिक रेडियाई वो और कम हो जाएगा। डिफरेंस इन एटॉमिक रेडियाई आपका क्या होगा बच्चों? टू लेस होने का रीजन क्या है बच्चों? यहाँ पर पुअर शील्डिंग ऑफ 4f और ऑर्बिटल। 4f ऑर्बिटल का क्या बच्चों? पुअर शील्डिंग होगा। पुअर शील्डिंग ऑफ 4f ऑर्बिटल होने की वजह से यहाँ पर भी डिफरेंस आपका क्या होगा बच्चों? काफी कम होगा। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। काफी ज्यादा समझने की कोशिश करोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। सेकेंड वन अगर मैं बोलना चाहूँ आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। आयोनाइजेशन एनर्जी, तो आयोनाइजेशन एनर्जी के टर्म में मैं क्या बोलना चाहूंगा बच्चों? जल्दी बताओ। आयोनाइजेशन एनर्जी, अगर मैं देखो यहाँ पर एल्यूमिनियम और गैलियम वाला बिहेवियर नहीं है, लेकिन फिर भी पुअर शील्डिंग होने की वजह से इन दोनों के रेडियाई में काफी कम डिफरेंस है। आगे भी आपको पी ब्लॉक में क्या होता है एक्चुअली समझना, जो थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ है ना, उसमें वेरिएशन कहीं ना कहीं आ जाता है। तो इस चीज को आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, मगअप करना पड़ेगा बच्चों। इसका कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे सकता हूं, हर चीज का एक्सप्लेनेशन यहाँ पर अवेलेबल है, लेकिन फिर भी हम लोग इस तरीके से याद करेंगे कि आप लोगों को हमेशा के लिए परमानेंटली याद हो जाए, ठीक है। अब देखो इस जनरल में अगर बोलना चाहूं, ठीक है, टॉप टू बॉटम जाएंगे तो आपका आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगा। तो अगर मैं बोलना चाहूँ इसके हिसाब से कि कार्बन का आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद सिलिकॉन के बाद जर्मेनियम के बाद Sn के बाद Pb। अगर मैं ये ऑर्डर बोलना चाहूँ तो ये ऑर्डर आपका गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, एक्चुअली जो ऑर्डर होता है वो ऐसा होता है, ठीक है। एक्चुअली जो ऑर्डर होता है वो ऐसा होता है। अब इसका एक्सप्लेनेशन क्या बोलोगे बच्चों? आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा। पुअर शील्डिंग ऑफ
4f ऑर्बिटल, पुअर शील्डिंग ऑफ 4f ऑर्बिटल, 4f ऑर्बिटल के पुअर शील्डिंग होने की वजह से इसका आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगा डाउन टू द ग्रुप में। तो अगर मैं आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर लगाऊंगा तो कार्बन का सबसे, फिर उसके बाद सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद जर्मेनियम, जर्मेनियम के बाद पीबी, पीबी के बाद पीबी के बाद आपका एसएन, टिन, टिन, सिलिकॉन नहीं टिन, टिन, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखो। अभी ये काफी इजी है। अगर मैं एज ग्रुप, ये तो मैंने टॉप टू बॉटम मूव किया, अगर मैं ग्रुप में मूवमेंट करूंगा तो ग्रुप में क्या होगा बच्चों, अगर मैं इसमें ग्रुप में मूवमेंट करूंगा तो क्या होगा समझते हैं बच्चों, अगर मैं ग्रुप में मूवमेंट करूंगा तो क्या होगा समझते हैं धीरे धीरे। इफ वी मूव टू द ग्रुप, अगर मैं ग्रुप में मूवमेंट करूंगा, ये तो था इन पीरियड के लिए, इन पीरियड के लिए था ये बच्चों। अगर मैं इन ग्रुप, मतलब अगर मैं ग्रुप में मूवमेंट करूंगा तो ग्रुप में क्या होगा बच्चों, आप लोग समझ सकते हो अच्छे से। अगर मैं ग्रुप में मूवमेंट करूंगा, ग्रुप मतलब इस तरीके से मूवमेंट करना है, यहां से यहां मूवमेंट करना है मुझे ग्रुप में। अब ग्रुप में मैं अगर यहां से यहां मूवमेंट करूंगा तो क्या होगा समझते हैं। देखो ग्रुप में आप जानते हो कि किसका सबसे ज्यादा होगा बच्चों, आप लोग जानते हो आपका 15 ग्रुप का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू यहाँ पर आपका यहाँ पर हम बोल सकते हैं ग्रुप में आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ 4th ए ग्रुप, कार्बन फैमिली आपका कौन सा 4th ए ग्रुप, ठीक है। 4th ए ग्रुप का ज्यादा होगा आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ 3rd ए ग्रुप, ठीक है, ठीक है। लेकिन इसका नाइट्रोजन से कम होगा, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में वेरिएशन में आपको बताऊंगा ग्रुप 15 के साथ, ठीक है। ये तो था आपका आयोनाइजेशन एनर्जी। अब थर्ड पॉइंट अब हम समझते हैं बच्चों यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूंगा तो क्या होगा बच्चों, आप लोग समझ सकते हो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप लोगों को पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइज बढ़ने से घटेगा, ठीक है। तो आपके हिसाब से ऑर्डर क्या होना चाहिए, कार्बन का सबसे ज्यादा, फिर सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद जर्मेनियम, जर्मेनियम के बाद टिन, टिन के बाद आपका पीबी। लेकिन ये ऑर्डर गलत है। एक्चुअली क्या होता है, कार्बन, कार्बन के बाद सिलिकॉन, जर्मेनियम का अप्रोक्सीमेट सेम, फिर एसबी का अप्रोक्सीमेट सेम, फिर उसके बाद पीबी का सबसे बड़ा सेम, ठीक है। माना कि डाउन टू द ग्रुप, वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, प्रॉपर्टीज टू पुल बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, मतलब बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को पुल करने का, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को पुल करने की जो प्रॉपर्टी होती है, टेंडेंसी होती है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को पुल करने की जो आपकी टेंडेंसी होगी वो आपकी क्या होगी बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, ठीक है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मीनिंग आप लोग समझ रहे होंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी क्या होती है, प्रॉपर्टी टू पुल बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को जितना ज्यादा पुल कर पाएगा उतना अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव पुल कब करेगा, जब उसका साइज छोटा होगा। न्यूट्रॉन बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, न्यूट्रॉन करेगा ना अट्रैक्ट, ना कि इलेक्ट्रॉन करेगा, इलेक्ट्रॉन तो रिपल करेगा। तो जब साइज छोटा होगा तो न्यूट्रॉन उसके बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेगा। तो यहां पर कार्बन की सबसे ज्यादा, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, पीबी, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, पीबी के केस में हम क्या करेंगे बच्चों, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, पीबी के केस में आप जानते हो यहां पर जर्मेनियम में 3d ऑर्बिटल, 3d ऑर्बिटल की पुअर शील्डिंग, 3d ऑर्बिटल की क्या आ जाएगी बच्चों, पुअर शील्डिंग आ जाएगी। पुअर शील्डिंग आने की वजह से इसका क्या हो जाएगा, जेड इफेक्टिव एनहांस कर जाएगा। जहां पर भी आपका क्या होगा, 4f ऑर्बिटल की पुअर शील्डिंग आ जाएगी, 4f ऑर्बिटल की पुअर शील्डिंग आ जाएगी। तो क्या होगा बच्चों, एक्चुअली में जितना ज्यादा इसका रेडियाई बढ़ेगा उतना उस फैक्टर को जेड इफेक्टिव क्या कर देगा, कंपेरेबल कर देगा, मतलब इक्वल कर देगा, ठीक है। और जेड इफेक्टिव मतलब जेड इफेक्टिव डाउन टू द ग्रुप जा रहे तो जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, और जेड इफेक्टिव बढ़ने की वजह से आपका क्या होगा बच्चों, इन सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अप्रोक्सीमेट सेम हो जाएगी। इन सब की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप लोगों की क्या हो जाएगी बच्चों, अप्रोक्सीमेट सेम हो जाएगी। इस चीज का काफी अच्छे से ध्यान रखें, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और काफी इजी पॉइंट है, काफी इजी पॉइंट है और काफी अच्छे से इस चीज का ध्यान रखें आप लोग। इसमें से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, तो इसीलिए आप इन सब का चीजों को काफी अच्छे से
ध्यान रखिए, ठीक है। अब देखो यहां पर अगला पॉइंट आता है हमारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का एज जनरल ऑर्डर में बताता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में मैं और इसको लेंथ में लूंगा, ठीक है। तो आज मेरी तबीयत खराब है एक्चुअली, इस वजह से मैं आज छोटा लेक्चर डाल रहा हूँ, नहीं तो कार्बन फैमिली का हाफ पोर्शन आज कवर हो चुका रहता है बच्चों। तो देख लेते हैं हम, देखो यहां पर देखो फोर्थ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा बच्चों? एफिनिटी क्या होगा बच्चों? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर क्या होगा बच्चों? यहां पर आप लोग समझ सकते हो, कार्बन का सबसे ज्यादा, उसके बाद सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद आपका कौन आएगा? जर्मेनियम, जर्मेनियम के बाद आपका कौन आएगा? एसएन, एसएन के बाद आपका कौन आएगा? पीबी, ठीक है। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझो कि वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपकी कार्बन की सबसे ज्यादा होगी, कार्बन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपकी क्या होगी बच्चों? सबसे ज्यादा होगी। इस चीज को थोड़ा सा समझना है बच्चों आप लोगों को। अब देखो पॉइंट की बात यह है कि अब देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मैं अभी जनरल ऑर्डर बताता हूँ, इसका ऑर्डर मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले जनरल ऑर्डर को समझ लेते हैं बच्चों, ठीक है। जनरल ऑर्डर क्या होता है उसको समझ लेते हैं। एज जनरल अगर मैं बोलना चाहूँ, एज जनरल अगर मैं बोलना चाहूँ कि अगर मैं टॉप टू बॉटम जाऊंगा तो आपका क्या होगा? साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी बच्चों? डिक्रीज हो जाएगी। ऐसा चलता है तो आप लोग समझ सकते हो कि साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होगी। लेकिन अगर ये तो था बच्चों आपका इन ग्रुप, ये था सॉरी इन ग्रुप में, अगर मैं बात करूं इन पीरियड, अगर मैं बात करूं इन पीरियड में अगर मैं बात करूं तो पीरियड में बात करने का क्या टर्म है? देखो पीरियड में क्या होगा बच्चों? एक्चुअली में कार्बन की मतलब फोर्थ ए फैमिली की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपकी ज्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फिफ्थ ए ग्रुप। क्यों? क्योंकि फिफ्थ ए ग्रुप क्या होता है बच्चों? मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब यहां पर क्या होता है? हाफ फील्ड ऑर्बिटल होता है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल होगा, हाफ फील्ड ऑर्बिटल होगा मतलब हम बोल सकते हैं यहां पर ns2np5 ऐसा कुछ आपको बताया गया था, ns2np3 सॉरी ns2np3 जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आउटरमोस्ट शेल। और यहां पर p ऑर्बिटल क्या है बच्चों? यहां पर हाफ फील्ड है। p ऑर्बिटल आप लोगों का क्या है बच्चों? यहां पर हाफ फील्ड। अब यहां पर p ऑर्बिटल अगर आप लोगों का हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल आपका क्या होता है बच्चों? मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये आपका स्टेबल होगा। इससे ज्यादा स्टेबल होता है बच्चों नोबल गैस जो पूरी तरीके से फुलफिल्ड हो। सबसे ज्यादा क्या आता है? स्टेबिलिटी ऑर्डर। एक बार मैं बता देता हूं वापस। स्टेबिलिटी ऑर्डर में सबसे पहले आता है बच्चों आपका सबसे पहले फुलफिल्ड, फुलफिल्ड के बाद आपका आता है हाफ फील्ड, हाफ फील्ड के बाद आपका आता है पार्शियली फील्ड। अब ये एक्चुअली में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज वो एनर्जी को कैलकुलेट करके आता है, ठीक है। तो ये सब तो आपको जानना नहीं है, आप लोगों को केवल इतना जानना है कि फुलफिल्ड सबसे ज्यादा, फुलफिल्ड के बाद हाफ फील्ड के बाद पार्शियली फील्ड। अब इस बात को ध्यान से समझो कि यहाँ पर np3 है, p हाफ फील्ड होगा, ठीक है। जहां तक समझ में आया। तो इस वजह से आपके फिफ्थ ग्रुप में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को हम ऐड नहीं कर सकते, फिफ्थ ए ग्रुप में हम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को ऐड नहीं कर सकते, लेकिन फोर्थ ए ग्रुप में हम इजीली एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को ऐड कर सकते हैं। मतलब न्यूट्रॉन इस पे अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा बाहर इनकमिंग इलेक्ट्रॉन पे, तो वो इजीली अट्रैक्ट हो जाएगा। और जनरली आप जानते हो कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपका क्या होता है बच्चों? ये सब मैं क्यों लिखा रहा हूँ, कल आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का और मैं बताऊंगा क्योंकि इसमें काफी डिस्क्रिप्टिव वे में हो सकता है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपका क्या होता है बच्चों? -EA। -EA का मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जस्ट माइनस मतलब, ठीक है। इस चीज को समझना, इस चीज को आप लोगों को समझना है, ठीक है। इसका मॉडुलस का माइनस, ठीक है, मॉडुलस का माइनस कर दो, नहीं तो सिंपल बोल दो कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को नेगेटिव साइन के साथ जब मैं अप्रोच करूंगा तो आपका क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यहां पर बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या बोलेंगे इसको? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। तो एस जनरल हमारा ऑर्डर क्या होगा बच्चों? कार्बन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा, फिर सिलिकॉन का, फिर जर्मेनियम का, फिर टिन का, फिर पीबी का, ठीक है। आज आपका होमवर्क है कि इसका आपको ऑर्डर को
करेक्ट है या इनकरेक्ट है ये आपको आइडेंटिफाई करना है, खुद आइडेंटिफाई करना है। क्योंकि यहां पर भी अब तक तो मैंने आपको काफी बताया कि अगर ये ऑर्डर गलत है तो करेक्ट क्या है, करेक्ट क्या है तो उसका एक्सप्लेनेशन क्या है। ठीक है, ये ऑर्डर गलत है, ठीक है, अगर ये गलत है, रॉन्ग है या सही है, पहले वो आइडेंटिफाई करना है। रॉन्ग है या सही है, पहले वो आइडेंटिफाई करना है। अगर रॉन्ग है तो सही कौन सा है, तो उसका एक्सप्लेनेशन भी आपको खुद देना है। ठीक है, एक बार एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश करना, धीरे धीरे जब जैसे जैसे आप लोग खुद से एक्सप्लेन करोगे वैसे वैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपकी एक्सप्लेनेशन करने की टेंडेंसी और किसी भी चीज को एक्सप्लेन करने का इजीली तरीका आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आज मैंने कार्बन फैमिली का कुछ आपको एटॉमिक प्रॉपर्टीज के बारे में बता दिया। कल मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज लेके इसके कंपाउंड्स के बारे में बताऊंगा। तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। और हाँ, कार्बन फैमिली और बोरॉन फैमिली, ठीक है, कार्बन फैमिली बोरॉन फैमिली में बोरॉन और एल्यूमिनियम के यूज में अलग से लिखाऊंगा, कार्बन फैमिली में कार्बन और सिलिकॉन के यूज में अलग से लिखाऊंगा। ठीक है, तो दोनों का यूज में एंड ऑफ द चैप्टर पी ब्लॉक सेकंड तब मैं लिखाऊंगा। लेकिन अभी आप लोगों को इतना ध्यान रखना है, एक एक पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है। कल ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा बच्चों। आई होप सो कि आपको यहां तक अच्छे से समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।